Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens. और really, I am really very much thankful to you all that you all have shown your love and our subscribers number is going up again and again. है ना? Apart from that, I am also really sorry that बीच में हम थोड़ा discontinuous हो गए थे. We were a little bit I had some engagements which I had to fulfill and बीच में थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी. I'm really sorry about that. But I will try my best. I promise you that I will try my best कि आज के बाद से this must continue as much regularly as possible and it will trust me, it will, है ना. By the way, हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा and in the sense कि बड़ा in the sense कि we will try to revise each and every subject which is important for UPSC perspective, है ना. तो स्टैटिक पार्ट देखो, करंट अफेयर तो हम लोग लेकर के आ ही रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना. ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चल रहा है ना. तो वीकली एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज सो दैट आप इजीली नोट्स भी बना सकें एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू कवर अप स्टैटिक एज वेल, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. आज इकोनॉमी, ठीक है. तो इकोनॉमी में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ध्यान रखिए सबसे पहले ईज नाम से इंडेक्स निकाला गया है, रादर रिफॉर्म निकाला गया, नॉट इंडेक्स. आई विल से दैट रिफॉर्म निकाला गया, ठीक है. ये रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर का बेहद महत्वपूर्ण रिफॉर्म है. एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, है ना. क्या नाम क्या है इसका? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ईज, है ना. तो ये क्यों न्यूज में है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ईज रिफॉर्म्स में इस बार हमने आरआरबीज को भी मैंडेट दिया है और हमने आरआरबीज को कहा है कि प्लीज इंक्रीज योर लोन सेगमेंट, मतलब इंक्रीज योर लोन पोर्टफोलियो. You all should know that RRBs have a mandate that 75% of RRB's loan must go to priority sector lending. Priority sector lending is a list, है ना. I'm really sorry. एक सेक्टर का लिस्ट है ना. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है पूरे सेक्टर्स का लिस्ट है जहां पे गवर्नमेंट ये मानती है कि यहाँ कैपिटल डेफिसिट है और यहाँ पे जनरली बैंक लेंड नहीं करना चाहते. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एक पीएसएल एरिया है, ठीक है. फिर उसके अलावा सोलर पावर, है ना. वहां भी बैंक अभी बहुत नया सेक्टर है, बहुत ज्यादा लोन नहीं देना चाह रहे. तो इस तरह के कुछ सेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं विच आर कंसिडर्ड अंडर पीएसएल. इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिए आरआरबीज को बोला गया कि देखो आप अभी तक फार्म लोन देते आ रहे थे, अब अपने लोन में नए सेगमेंट्स ऐड करिए. आरआरबीज विल बी लुक asked to look beyond crop loans and also provide loans for tractors, small businesses in rural areas, education and house loans too in the rural areas. Is it clear? है ना. तो ट्रैक्टर्स के लिए, छोटे छोटे बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए प्लस हाउसिंग लोन भी देने के लिए आरआरबी बात कर रहे हैं, ठीक है. आगे देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स, है ना. तो ध्यान रखिए आरआरबी बेसिकली क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स ही हैं. ध्यान रखिएगा ये आरआरबी कोई अलग से एंटिटी नहीं है, रीजनल रूरल बैंक्स ही हैं. इनका कुछ एरिया में फंक्शनिंग होता है. प्राइमरीली मोस्ट ऑफ की ब्रांचेस होती हैं वो रूरल एरिया में रहती हैं. ध्यान रखिएगा रूरल एरिया में बैंकिंग पेनिट्रेशन काफी कम था and that is why we set up a committee which was called नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप. नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 में बनी एंड इसके बाद फिर एक लेजिस्लेशन पास किया गया रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 जिसके तहत हमने पूरे देश भर में, है ना, कंट्री वाइड स्टैब्लिश डिफरेंट रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है. तो हमारे देश में पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था? प्लीज रिमेंबर दिस वाज प्रथम ग्रामीण बैंक. दिस वाज प्रथम ग्रामीण बैंक. इसको 2 अक्टूबर 1975 को सेटअप किया गया था. गांधी जी का जन्मदिन था उस दिन और 1975 की ये बात हो रही है, ठीक है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया जो टोटल ये लोन देंगे उसका 75% कहा जाना चाहिए? पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाना चाहिए. ये पीएसएल जो है सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें सेक्टर्स इंक्लूड करती है, रिमूव करती है. अब एक चीज ये समझिएगा आरआरबीज को एक एक्ट के तहत बनाया गया है, ठीक है. एक एक्ट के तहत सेटअप किया गया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, है ना, 1975. तो फिर इसके ओनर कौन होंगे? तो देखो दोस्तों एक चीज समझना, शेयरिंग की जाती है. शेयरिंग कैसे की जाती है? एक बनाया जाता है स्पॉन्सर बैंक. स्पॉन्सर बैंक फॉर एग्जांपल में भी जैसे आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये कोई एक बड़ा बैंक है ना, कोई बड़ा बैंक, स्पॉन्सर बैंक.
ये जो स्पॉन्सर बैंक होगा इसके पास होंगे 35% शेयर, ध्यान रखिएगा 35% शेयर। स्टेट गवर्नमेंट के शेयर होंगे इसमें 15% एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा 50% शेयर। प्लीज ये ध्यान रखिए 50, 15, 35 दिस इज द शेयरिंग रेशियो। स्टेक होल्डर इस तरह से इसका डिसाइड किए जाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस मैंने पहले ही बताया है कि काफी बड़ा इसका रूरल नेटवर्क है, लोकल अंडरस्टैंडिंग ये काफी अच्छे से रखते हैं और इसीलिए काफी करीने से जो ये लोन देते हैं उसको वापस ले सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा रूरल कंज्यूमर्स की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में, हाउसिंग में, माइक्रो बिजनेसेस में। और आप सभी को पता है गांधी जी ने बहुत शुरुआत में ही कहा है रियल इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया इज द रियल इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसको एलिवेट करना है, उसको उठाना है, राइट, है ना। और ध्यान रखिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, जिससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग ही लेवल पे प्रेशर पड़ रहा है, राइट। तो वो भी माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि रूरल एरियाज को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। गांधी जी की भी ये फिलॉसफी थी और कहीं ना कहीं इसी चीज को साकार करने का काम करती है आरआरबी, ठीक है। हेल्प ईज क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द सेक्टर, है ना। RRBs will be guided towards becoming more competitive and business friendly, making them customer friendly is top on agenda. Obviously, we want to make RRBs even better and competitive than before. Is it clear? अब देखिए एक चीज समझना जरूरी है, जब हम ईज की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है ईज का भी ये पहली बार कुछ ऐसा आया है भाई। ईज के कई सारे स्टेजेस हुए हैं, ईज 5 हम गए, ठीक है। तो मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा। द फर्स्ट फेज वाज लॉन्च्ड इन January 2018 jointly by Government of India as well as public sector banks, right? It was commissioned through Indian Banks Association and authored by Boston Consultancy Group. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCG। इट इज अ वेरी वेल रिनोन कंसल्टेंसी, है ना, डेवलपमेंट सेक्टर में काफी अच्छा काम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, ठीक है। इट एम्स टू फोस्टर न्यू एज रिफॉर्म्स इन PSBs to improve profitability, asset quality, customer service and digital capabilities. If we talk about various stages under EASE reform agenda, so there was EASE 1.0 where we did significant improvement in PSB performance in resolution of NPAs, right? NPAs के resolution में काफी important और अच्छा काम किया EASE 1 ने, right? इसके बाद जब ये सक्सेसफुल हुए तो EASE 2.0 लेकर के आए। इसके तहत हम क्या लेकर के आए, न्यू रिफॉर्म एक्शन पॉइंट्स लेकर के आए जो 6 थीम्स के अक्रॉस स्प्रेड थे। responsible banking, customer responsiveness, credit uptakes, PSBs as Udyam Mitra, SIDBI portal for credit management of MSMEs. Please ध्यान रखिएगा, PSBs will be helping MSMEs and there was a portal created by SIDBI so that credit management of MSMEs can take place, right? Then there is financial inclusion and digitalization. Then there is governance and human resource. Clear? Then there is EASE 3.0. EASE 3.0. Please ये ध्यान रखिएगा. This was aimed at enhancing the ease of banking in all customer experience. ठीक है? Overall customer experience इससे बढ़ेगा by using technology. For example, dial a loan. Just dial कीजिए और you will get a loan, है ना? And you will get a loan. Then PSB loans in 59minute.com. Obviously 59 minutes में लोन पास कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट? है ना। नहीं तो पहले के लोगों के जूते घिस जाते थे, अगर आप जाएंगे तो बैंक मैनेजर को पैसा उल्टा देना पड़ता था, है ना। तो आप समझिएगा पार्टनरशिप्स विद फिनटेक एंड ई कॉमर्स कंपनीज। व्हाई? क्योंकि एक चीज समझिएगा, आज की डेट में अगर बैंकिंग सिस्टम केवल ये सोचे कि मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट मैनेज करूंगा और करंट अकाउंट बैंक मैनेज करूंगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है दे विल बी लैगिंग फार फार मोर बिहाइंड। तो आज की डेट में पेमेंट्स बैंक है आपके पास, आज की डेट में आपके पास ई कॉमर्स बैंक्स हैं, उनके वॉलेट्स हैं, जैसे अमेजॉन वॉलेट है तो अमेजॉन पे आप शॉपिंग भी करते हैं, अमेजॉन का वॉलेट भी है, राइट। फोन पे है, ये सब पे साथ कौन टाइप करेगा, राइट। ये सब भी जरूरी है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, साथ साथ डीपर रीच इंश्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्टल सर्विसेज आपको ही पता है हर गांव तक जाती है, कितना डीप नेटवर्क है, राइट। तो अगर आप उसको लीवरेज कर पाओ, उसके साथ टाइप करके उसकी जो कमी है उसको फुलफिल कर पाओ, इट विल बी फार फार मोर बेटर वे टू ऑपरेट, है ना। एंड एनीवेज इंडियन बैंकिंग सिस्टम आज के डेट में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, कहीं ना कहीं यूपीआई के जरिए और साथ साथ अदर जो भी हमने इनोवेशन किए, फॉर एग्जांपल रूपे, है ना।
रुपए से भी फीस बहुत कम हुई है, मास्टर कार्ड वीजा की जो मोनोपोली थी वो कम हुई है ना। देन देयर इज क्रेडिट एट द रेट क्लिक, है ना, क्रेडिट एट क्लिक, है ना। देन टेक इनेबल्ड एग्रीकल्चर लेंडिंग, ऑब्वियसली दिस इज अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरा डेटा होता है, और मैं इसके बारे में कर्नाटका सेंटर फॉर ई गवर्नेंस के डायरेक्टर से मिला था एट IIM अहमदाबाद, तो वहां पे भी हमारी बात हुई थी। आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंडिंग अगर आपको करनी है तो क्या दिक्कत है, क्यों फालतू में अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स किसान से मंगवाने। एवरी डेटा इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट एंड विद बाय यूजिंग GIS GPS टेक्नोलॉजीज, है ना, यू कैन इजीली assess कि हाउ मच कैन बी द प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से आप लोन दीजिए, क्या बुरी बात है। ईज बैंकिंग आउटलेट्स, लोन ही नहीं केवल सब्सिडी भी दीजिए उसके हिसाब से, है ना, ऑटोमेटिकली क्रेडिट कीजिए जो उसका जो भत्ता बनता है। सपोज देयर इज अ क्रॉप डैमेज, so whatever is insurance money, whatever is there, whatever is the benefit, all should be directly transferred to his or her account without need for paperwork, right? Otherwise, what is the use of e-governance, right? Then there is ease banking outlets are also there. These days, digital bank units have also been released. Please remember, digital banking units, and actually 75 digital banking units were inaugurated. One of them is in Dadra and Nagar Haveli, led by Bank of Baroda. So yeah, that's also great. Actually, I was going through this news, and please remember, अभी अभी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुले हैं जहाँ पे मैन पावर विल बी वेरी वेरी लेस। इज इट क्लियर, है ना? आपको पैसे निकलवाने हो, जमा करने हो, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, किसी जगह पे लाइन नहीं लगानी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस, राइट। ईज 4.0 की बात करते हैं, टेक इनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग, है ना। तो 24/7 बैंकिंग है, ध्यान रखिए, फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, बैटमैन रेजिंग फंड्स आउटसाइड द बैंकिंग सेक्टर, लिवरेजिंग फिनटेक सेक्टर। तो प्लीज रिमेंबर ईज 4.0 काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेक इनेबल्ड है, सिंप्लीफाइड है, कोलैबोरेटिव बैंकिंग पे काम करता है, 24/7 बैंकिंग, और नॉर्थ ईस्ट पे काफी ज्यादा फोकस करता है, ध्यान रखिए, है ना। बैड बैंक की बात कही गई है इसमें फिर से दोबारा, जो ईज 1.0 में हमने कोशिश की थी एनपीए के टाइम पे काम करने की, ठीक है। ईज 5.0 भी इसी तरह से फिर आया, पीएसबीज विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन न्यू एज कैपेबिलिटीज, डीपेन द ऑनगोइंग रिफॉर्म्स टू रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग कस्टमर नीड, चेंजिंग कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे रिफॉर्म्स, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इंडियन करेंसी डिजाइन मैकेनिज्म, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन करेंसी में जो चेंजेस किए गए हैं, एंड एक्चुअली यहाँ से हम लोग खास तौर से जो भी लोग न्यूमिस्मेटिक्स को अपना हॉबी बताने वाला है, न्यूमिस्मेटिक को, है ना, प्लीज मेक श्योर कि आप इस आर्टिकल को मिस ना कीजिए, ठीक है। तो देखो ये क्यों न्यूज में आया न्यूमिस्मेटिक या फिर इंडियन करेंसी डिजाइन सिस्टम मैकेनिज्म, क्योंकि अभी अभी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले भी सकता हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे तो, बट आई विल रिकमेंड कि प्लीज डोंट राइट एनी सच नेम इन इन योर कॉपी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी रिसेंटली आस्क्ड गवर्नमेंट टू पुट पिक्चर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेश, है ना, on currency notes in order to bring prosperity to the country. So मतलब it may look superstitious or political vendetta, but still we don't need to bother about the context. But what we need to bother about ki who decides what kind of notes will be printed and how they will be printed, right? So please remember, we all know about demonetization. RBI played a very very dominant role in this. Further, you should also know that legal tender. Why a note is legal on tender? Because on each and every note, हर एक नोट पे अगर आप देखेंगे तो there is a promise given that I promise to pay the bearer a sum of ₹500, है ना, ये promised amount, right? So that is signed by governor. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ₹1 है वो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। कौन साइन करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। उसके ऊपर जितने भी नोट है, फॉर एग्जांपल 2 प्लस, है ना, 2 प्लस लाइक 5, 10, 20, है ना, ₹5 का नोट है, ₹10 का नोट है, ₹20 का नोट है, देन ₹50 का नोट है, देन आपका ₹100 का नोट है, देन आपका 500 का नोट है ना, 200 का नोट है, एंड देन 500 का नोट है। तो 2000 का भी है, 2000 के नोट्स का अगर आप डेटा देखेंगे, अब गवर्नमेंट प्रिंट करना ऑलमोस्ट इसको बंद कर चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स हैं
इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ही प्रोमिसेस टू पे दोस नोट्स, है ना, पे द वैल्यू ऑफ दोस नोट्स। क्लियर? Who is involved in the design and issuance of Indian bank notes and coins? RBI and central government decide the changes in the design and the form of bank notes and coins. Please ध्यान रखिएगा, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया देखो, डिसाइड करती है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि देखो बैंक नोट्स और कॉइन्स का क्या डिजाइन रहेगा, किस फॉर्म में वो चलेंगे, ठीक है, क्या साइज रहेगा, वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। चेंजेस इन डिजाइन ऑफ कॉइन्स आर प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, फर्क क्या है। इन जनरल बैंक नोट्स और कॉइन्स, बैंक नोट्स में मोस्टली आपका कौन देखता है इसका डिजाइन एंड फॉर्म? आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बट कॉइन्स के केस में ये ऑलमोस्ट सोल प्रेरोगेटिव हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ठीक है ना। आरबीआई का ओपिनियन लेगी बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट विल इनिशिएट दिस थिंग, ठीक है। अब देखो आरबीआई का क्या रोल है नोट्स को इशू करने में। देखो एक चीज समझना, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 जो है, ये आरबीआई को सोल राइट देता है कि आरबीआई इज द ओनली अथॉरिटी इन इंडिया जो कि बैंक नोट इंडिया में इशू कर सकती है। इज इट क्लियर? आरबीआई इज ओनली अथॉरिटी। और एक टाइम पे डेफिसिट फाइनेंसिंग होती थी, जिसके तहत जो भी इंडियन गवर्नमेंट का डेफिसिट होता था उतने अमाउंट का आरबीआई नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देती थी, विच वॉज वेरी बैड प्रैक्टिस इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी था और गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती थी, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग नहीं होती, ठीक है। तो अननेसेसरी लिक्विडिटी मार्केट में पुश हो रही थी और इस पे इवेंचुअली बैन लगा, रोक लगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करके लाती है मनी, रादर देन आरबीआई को हमेशा बोलने की देखो नया नोट प्रिंट कर दो जितने मात्रा में चाहिए उतना, है ना। तो ध्यान रखिए, अब आरबीआई प्रिंट करती है बट मोस्टली टू मेक श्योर दैट जो हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है उसको केटर करने के लिए, और साथ ही साथ जो नोट्स हर साल सॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। तो बस इन्हीं दो कारणों से अब मोस्टली आरबीआई अपने नोट्स प्रिंट करती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है कॉइन मिंट करने में? देखो दोस्तों एक चीज समझना, कॉइनेज एक्ट 2011 आया और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि देखो भैया जो भी सिक्के मिंट होंगे वो कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो आप सिक्कों के पीछे भी यदि चाहें तो आप देख सकते हैं कहाँ के मिंट में वो है छपा हुआ है। जैसे आप ईयर देखेंगे, जैसे सपोज ये 1995 लिखा है, उसके नीचे देखिए डायमंड बना है, गोला बना है, या कि ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है। ये कैसा सिंबल है ना, तो जैसा सिंबल होगा उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ की मिंट में बना हुआ है, ठीक है। तो रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन। ध्यान रखिएगा आरबीआई का रोल बस इतना ही है कि क्वाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कर सकती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कितनी क्वांटिटी में क्वाइन बनेंगे, मिंट किए जाएंगे, और साथ ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द आरबीआई ऑन अ ईयरली बेसिस। क्लियर है? कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स। कौन कौन सी 4 मिंट है ध्यान रखिए, इसमें से 2 जो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। तो आई होप आपको याद रहेगा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा, ठीक है। और देखो आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स estimates the quantity of banknotes that are likely to be needed in denomination wise year। समझ में आ रही बात? तो बैंक से कंसल्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, साथ साथ बैंकिंग सिस्टम से। तो ये करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम इनका प्रॉपर होता है, जिसके तहत ये डिसाइड करते हैं कितने बैंक नोट्स इनको मे बी फ्यूचर में चाहिए पड़ेंगे, उसके हिसाब से ही ये प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। 2 ऑफ द इंडिया करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस, देखो सारे जो कॉइन मिंटिंग वाले एरिया है, क्या मैंने बोला, कॉइन मिंटिंग वाले एरिया है वो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। लेकिन करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस में 2 जो हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और 2 जो हैं वो आरबीआई ओन करती है। ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। कॉइन कहाँ मिंट होते हैं दोस्तों? ध्यान रखो, कॉइन कहाँ मिंट होते हैं आपके? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा में। जो नोट प्रिंटिंग होती है वो कहाँ पे होती है? नासिक और देवास में। नासिक और देवास में कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओन्ड है, ठीक है। मैसूर एंड साल्बोनी जो है ये कहाँ पे हैं? आरबीआई के ओन है। और ध्यान रखिए आरबीआई में भी कौन इसको ओन करता है? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, बीआरबी एनएफएल, है ना, इसको ओन करती है और इसके थ्रू ये दोनों मिंट को ओन करती है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस को ओन करती है, नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा कि इंडियन जो नोट्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ नोट्स जो हम कहते हैं,
ये किस तरह के अभी तक रहे हैं। तो जब हम आजादी पाए थे, द मोमेंट वी गॉट इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली व्हाई विल वी कंटिन्यू विद द किंग जॉर्ज, राइट। उस समय के जो नोट होते थे ब्रिटिशर्स के, वो किंग जॉर्ज के नाम पे निकालते थे। हमने कहा भैया किंग जॉर्ज साहब को हटाओ और हम अपना लायन कैपिटल लेकर के आएंगे। तो आप देखिए इस तरह के नोट रहते थे, हल्का ब्लैकिश टेक्सचर रहता था। और मुझे खुद न्यूमिस्मेटिक्स बहुत पसंद है, नोट कलेक्शन बहुत पसंद है ना। तो मेरे पास ऐसे 10 रुपए के नोट कुछ पड़े हुए हैं, है ना, कुछ 10 रुपए के नोट मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो नोट होते थे, इसमें वाटर मार्क भी आपका किसका होता था, लायन कैपिटल का होता था, ठीक है। अशोका जो स्तंभ है, अशोकन पिलर है सारनाथ में, उसका जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, क्या है, नेशनल एम्बलम, इसको हम प्रिंट करते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, अशोका पिलर बैंक नोट्स, ठीक है, अशोका पिलर बैंक नोट। और पूरे इंडिया में ये काफी लंबे टाइम तक चलते रहे, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, काफी लंबे टाइम तक चलते रहे। और देखिए यहाँ पे भी देखिए के मेहता, है ना, के मेहता ने साइन किया इसको, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। में भी आप रीड न कर पा रहे हो, बट मेरे सामने जो स्क्रीन है, थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, एंड दैट इज व्हाई आई कैन रीड एंड टेल यू दैट इट वाज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। प्लीज ये ध्यान रखिए, 1 रुपए का जो नोट है वो हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द नेक्स्ट सीरीज ऑफ नोट्स जो थी, 1949 से 1996 तक सेम नोट चलते रहे, हमने कोई मेजर चेंज नहीं किया। 1996 में आए महात्मा गांधी सीरीज नोट्स, है ना, महात्मा गांधी एमजी सीरीज नोट्स आए, ठीक है। तो देखो ये जो महात्मा गांधी सीरीज नोट्स थे, इसमें देखो 1 रुपए का जो शक्ल था वो कैसा बन गया, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साइन किया है 1 रुपए के नोट को। यहाँ पे नेशनल एम्बलम की बजाय महात्मा गांधी जी की तस्वीर आ गई है, यहाँ पे अभी भी नेशनल एम्बलम ही है। बट ध्यान रखिएगा, 10 रुपए के नोट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नर के साइन है, यहाँ पे, है ना, मैं आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज, द सम ऑफ 10 रुपीज। सी रंगराजन जी के साइन है यहाँ पे, जो कि हमारे एक्स गवर्नर हैं, ठीक है। तो देखो गांधी जी की नोट, गांधी जी का चेहरा लगा दिया गया यहाँ पे, है ना, अशोकन पिलर को हटा करके। और वाटर मार्क में भी अगर आप देखेंगे तो गांधी जी थे, यहाँ पे वाटर मार्क में भी गांधी जी थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए गांधी जी को प्रोमिनेंस दी गई नोट के ऊपर, ठीक है। नो डाउट हमारे फादर ऑफ नेशन हम मानते हैं उनको, उनको बहुत ज्यादा रेवर किया जाता है। अब एक बात समझिएगा, इस महात्मा गांधी सीरीज नोट्स में थोड़े से मेजर अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि FCIN बढ़ रहे थे, फेक करेंसी इंडियन नोट्स, है ना, ठीक है ना, फेक करेंसी नोट्स बढ़ रहे थे काफी ज्यादा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स डाले। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये पुराना डीमोनेटाइज, आज की डेट में डीमोनेटाइज है, ऑब्वियसली 500 का नोट है, ठीक है, डीमोनेटाइज 500 रुपीज का नोट है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे में एक लैटेंट इमेज दिखाई देती है। यहाँ पे जूम करेंगे इस एरिया में, जो गांधी जी के पीछे वाला बैकग्राउंड एरिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 500 RBI, 500 RBI, इस तरह से करके पूरा माइक्रो लेटर इसमें लिखा हुआ है, तो माइक्रो लेटरिंग है। थोड़ा पास से भी देखेंगे तो भी दिखाई देगा। इसके अलावा ओमरॉन एंटी फोटो कॉपीइंग फीचर, आप इसको रख करके फोटो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकली वेरिएबल इंक लगाई गई थी इसमें, आप देखोगे तो एक तरफ से ब्लू दिखाई देती थी, एक तरफ से ग्रीन दिखाई देती थी, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके देखना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट वाटर मार्किंग भी देखने को मिली थी इसमें। इंटैग्लियो प्रिंटिंग भी थी, एकदम शार्प एजेस के साथ ये डॉट प्रिंटेड था। और साथ साथ सी थ्रू रजिस्टर था, ये 500 को लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो प्रॉपर 500 दिखाई देगा, अगर लाइट के अगेंस्ट नहीं दिखेंगे तो ऐसा पार्ट बाई पार्ट में इस तरह से दिखाई देता था। इज इट क्लियर। इस तरह से बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाए गए थे 500 के नोट में, क्योंकि उसके पहले हमने पाया था बहुत सारा फेक करेंसी बढ़ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हुआ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या स्टोरी आपको पता है। अभी जो नोट चल रहे हैं ये भी महात्मा गांधी न्यू सीरीज नोट्स हैं। इसमें हम अपने जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी, और साइंटिफिक अचीवमेंट है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कई बार आप स्टेट PSCs देखेंगे, कौन से स्टेट PSCs देखेंगे, तो वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल विच कल्चरल हेरिटेज इज प्रिंटेड ऑन ₹10 नोट, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क का प्रिंट है, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क का प्रिंट है। देन ऑन 50 रुपीज नोट हम्पी का प्रिंट है, विच प्लेस, हम्पी। बाय द वे हम्पी वाज आल्सो इन न्यूज़, तो उसको जरूर से पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। इसके डायमेंशन छोटे थे दोस्तों, ध्यान रखना, ये वॉलेट फ्रेंडली नोट था, और साथ साथ इसमें वियर एंड टीयर कम होता है, ठीक है। तो बहुत मेजर सिक्योरिटी फीचर इन्होंने कोई अलग सा इंट्रोड्यूस नहीं किया था।
कलर स्कीम बस शार्प एंड विविड थी, ध्यान रखिएगा, काफी कलरफुल और चमकीले नोट हैं। यहाँ पे देखेंगे 100 रुपीज नोट पे तो रानी की वाव प्रिंटेड है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है रानी की वाव प्रिंटेड है, काफी प्यारा जगह है ना, अहमदाबाद में, जाकर के आप विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। 200 नोट पे अगर आप देखेंगे, 20 रुपीज नोट पे ही आपका टास्क है मुझे बताना व्हाट इज प्रिंटेड ऑन 20 रुपीज नोट, है ना। 20 रुपए की नोट पे कौन सा कल्चरल हेरिटेज प्रिंटेड है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज कौन सा प्रिंटेड है 20 रुपीज की नोट पे, ये आप मुझे बताएंगे। 200 रुपीज की नोट पे सांची स्तूप प्रिंटेड है, सांची स्तूप, है ना। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट 500 रुपीज नोट, इस पे क्या प्रिंटेड है, रेड फोर्ट प्रिंटेड है, आप देखिए रेड फोर्ट प्रिंटेड है, काफी खूबसूरत लगता है ये। और साथ ही साथ 2000 रुपीज की नोट पे मंगलयान प्रिंटेड है, ध्यान रखिए मंगलयान प्रिंटेड है। इज इट क्लियर? आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मंगलयान प्रिंटेड, ठीक है। ओके सो यस, आई होप ये स्टेट पीएससी के हिसाब आपको याद रहेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। दोस्तों ध्यान होगा अगर आपको, तो अभी यूएसए अपने यहाँ पे काटसा पॉलिसी लगा करके कई तरीके से जैसे अपना स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है ना, और सेटलमेंट करेंसी सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, अदर करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, इसको यूज करके, है ना, यूज करके कई सारे देशों पे बैन लगा रहा है ना। फॉर एग्जांपल रशिया पे बैन लगा रहा है, ईरान पे बैन लगा रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, है ना, इंडो पैसिफिक। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। तो रशिया इज ट्राइंग, सॉरी, यूएसए इज ट्राइंग टू प्ले मैडमैन एंड वी कैन नॉट अलाउ इट, राइट। तो वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट सिस्टम, और नो डाउट इसमें हमारा फायदा भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक चीज समझना, आईएमएफ में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व करेंसी इनिशियली जो इंटरनेशनलाइज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चार करेंसीज थी, है ना। इवेंचुअली चाइना ने अपना जो ट्रेड बढ़ाया, और जिसको हम युआन भी बोलते हैं और साथ साथ रेनमिनबी भी बोलते हैं, रेनमिनबी, इसको भी इंट्रोड्यूस करवा लिया आईएमएफ के रिजर्व करेंसीज में। तो ये अपने आप में एक नेशनल प्राइड का मैटर होता है, ठीक है। 4 और 5 करेंसी थी, प्लीज कंफर्म दिस नंबर, है ना, प्लीज कंफर्म दिस नंबर, ठीक है। तो इनिशियली इतनी थी, प्लस चाइना ने बाद में इंट्रोड्यूस करवाई। तो जब तक रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम भी ये जो स्टैचर है, हाई स्टैचर, जो रुपी में लोगों का क्रेडिबिलिटी होता है, फेथ होता है, वो अचीव नहीं कर पाए। और हमारे पास अभी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे देश चाहते हैं कि हम डायरेक्टली ट्रेड करें, है ना, डायरेक्टली अपनी लोकल करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल रशिया चाहता है रूपी रूबल एक्सचेंज एग्रीमेंट, इज इट क्लियर, है ना। तो इसमें तो बहुत जगह पे बातें चल रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई recently emphasized the advantages and risks of internationalization of the rupee। तो सबसे पहले तो ये समझो इंटरनेशनलाइजेशन है क्या। तो प्लीज रिमेंबर इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं लोकल करेंसी का यूज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल हम इन जनरल सऊदी अरेबिया से जब ऑयल मंगवाते हैं, है ना, सऊदी अरेबिया से ऑयल मंगवाते हैं, तो वी डोंट पे देम इन रुपीज, क्योंकि वो रुपए लेंगे ही नहीं, वो क्या करेंगे, इंडिया से रुपी नहीं लेंगे। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये ऑयल हमको दे रहे हैं, हम इनको क्या पे करते हैं, हम इनको यूएस डॉलर पे करते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए, यूएस डॉलर पे करते हैं। इज इट क्लियर, है ना। प्लीज ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक इसमें कोई ऐसा मेजर लीगल चैलेंज नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जो रुपी है करंट अकाउंट के लिए फुल्ली कन्वर्टेबल है, नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट में हमने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रखी है, बट करंट अकाउंट में ये फुल्ली कन्वर्टेबल है। दैट मीन्स आप इमीडिएटली इसका पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है मोस्टली, और करंट अकाउंट क्या होता है समझिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था हमारे यहाँ पे 1991 में, ठीक है। मतलब हुआ नहीं था, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ क्राइसिस, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कैपिटल अकाउंट, जो दूसरा है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होगा, डे टू डे बेसिस पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और बाकी जो रेमिटेंसेस हैं ये ऑलमोस्ट करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट एंड लोन आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है, ऐसा मान के चलते हैं,
ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब एक चीज समझिएगा कि इंटरनेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम बात क्यों कर रहे हैं भैया कि यूपी को जितना हो सके उतना पुश करो, वी टू शुड गेट दैट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टैचर, है ना। तो समझिए, डॉलर जो है 88.3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड करवाता है। तो समझिएगा, यूएस में कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ ही नहीं सकती है। क्यों? कि पूरी दुनिया डॉलर मांग रही है भाई, पूरी दुनिया डॉलर मांग रही है, और अमेरिका कुछ ना करे, केवल डॉलर प्रिंट करता रहे, तो डॉलर अपने आप में उसकी कमोडिटी बन गई है जो दुनिया को बेच सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज ये ध्यान रखिए, पूरे ग्लोबल ट्रेड में मोनोपोली किसकी है? डॉलर की है। ठीक है, फिर जो है यूरो है, जापानीज येन है, एंड पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, ध्यान रखना। रिचर्ड निक्सन जो थे, इन्होंने मतलब फ्लोटिंग रेट लगा दिया था, पहले फिक्स रेट था, उसमें डॉलर की वो स्टेटस नहीं बन पाया था ना, तो वो मतलब अलग ही स्टोरी है, कभी और सुनाऊंगा। बट अभी के लिए ध्यान रखिए, अभी के लिए ध्यान रखिए कि जो डॉलर है ये 88.3 है। जो बाकी का ट्रेड है ये यूरो, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग में होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। रुपी जो है ये मात्र 1.7% ट्रेड को हैंडल करता है, मात्र 1.7। तो वी हैव ह्यूज स्कोप, है ना, ह्यूज स्कोप टू गो अहेड, है ना। ध्यान रखिए, इन केस ऑफ द डॉलर which is an international currency, the exorbitant privileges include immunity from balance of payment crisis, as USA can pay for its external deficits with its own currency। तो इसको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि द मोमेंट वी विल पुश रुपी मोर एंड मोर इन नंबर, वो होगा क्या, उससे हमें डॉलर खरीदने पड़ेंगे तो रुपी की वैल्यू गिर जाएगी, तो इवेंचुअली हमें और रुपी पुश इन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन। जबकि यूएसए केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएसए जो प्रिंट करेगा वो डायरेक्टली बाहर के देशों में भेजेगा, और इंटरनेशनली यूएस डॉलर रन कर रहा होगा, नॉट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, बट स्टिल आई फील कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो यूएसए के लिए अपने आप में डॉलर कमोडिटी का काम कर रहा है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। अब देखो एडवांटेजेस क्या क्या है समझना। नीड तो मैंने बता दी आपको, जरूरत क्यों पड़ी। अब एडवांटेजेस समझिए। पहली चीज, करेंसी वोलेटिलिटी जो है, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए, मतलब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये कम हो जाएगा, और हमको करेंसी वोलेटिलिटी से राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी देखो सपोज करो अभी 80 रुपीज चल रहा है, राइट, एक डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज, है ना। अब हमने सोचा था भैया कि एक डॉलर तो 70 रुपए पे चल रहा है, फाइन कि चलो भैया इतना लोन लिया, अब इतना ही रुपया वापस करना है ना। सपोज करो हमने बाहर से लेकर के आए पैसा, हम, है ना, कैपिटल डेफिसिट कंट्री है ऐसे भी। आप देखो हमारे यहाँ जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं, कौन फंड कर रहा है, मैक्सिमम कौन फंड कर रहा है, आपको देखो, मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग फंडेड बाय चाइनीज फंडर्स, यूएस फंडर्स, राइट, यूएस कैपिटलिस्ट। अब देखो क्या होगा कि मान लो रुपए का वैल्यू इतना गिर गया, तो ये तो डिसएडवांटेज है ना। तो अगर कोई बाहर वाली कंट्री हमारे रुपये को एक्सेप्ट कर रही होगी, तो हम अपने रुपए को पे करेंगे, क्यों फालतू में इधर उधर करेंगे, राइट। तो ध्यान रखिए, इससे इंडियन बिजनेस जो है ये ग्लोबली काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस नीड फॉर होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की करेंसी फिर एक कमोडिटी की तरह काम करेगी, और लोग हमारी करेंसी डिमांड करेंगे रखने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, नॉट वी विल ट्राई टू स्टोर मोर एंड मोर डॉलर, राइट। Reduced dependency on foreign currency makes India less vulnerable to external shocks. Suppose कीजिए यूएस में क्या हो रहा है, उससे हमें कम फर्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू व्हाट वी our domestic market says about us। ठीक है, substantially mitigate the pain of reversal of capital flow। Obviously many a times it has been seen that कि यूएस जो इन्वेस्टमेंट होती है वो वापस भागने लगती है ना, वापस भागने लगती है। क्यों भागने लगती है? क्योंकि भैया यूएस ज्यादा वो दे रहा है, मतलब हमें दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियंस अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लो कम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसमें कम हो जाए। इसके अलावा हमारे पास बार्गेनिंग पावर भी आ जाएगी इंडियन बिजनेसेस की, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में वजन बढ़ेगा, और इंडिया का ग्लोबल स्टैचर एंड रिस्पेक्ट भी इससे बेटर होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, इसके अलावा आईएमएफ भी हम जा सकते हैं, उसकी बास्केट करेंसी में लिस्ट हो सकते हैं। चैलेंजेस इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, क्या चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी, ये भी समझना जरूरी है। देखो कोई भी चीज हम डिसाइड करते हैं, उसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, है ना। तो कॉन्स को हम चैलेंजेस मानते हैं, क्योंकि अगर हम ये करना चाहते हैं, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस, है ना। इंडिया इज ऑलरेडी अ कैपिटल डेफिसिट कंट्री, है ना, इंडिया ऑलरेडी कैपिटल डेफिसिट कंट्री है और इसको फॉरेन कैपिटल चाहिए, है ना, काफी सारा फॉरेन कैपिटल चाहिए। अगर मैक्सिमम पोर्शन ये रुपी में होगा तो नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो रुपी बैलेंस होल्ड करेंगे इंडिया में, है ना, और विच वुड बी ऑफ यूज टू एक्वायर इंडियन एसेट्स, ठीक है। लार्ज होल्डिंग ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट कुड हाइटेन द वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स। तो उल्टा भी पड़ सकता है ये दांव, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो बाहर से डॉलर में आ रहा है, डॉलर वो बाहर रश कर जाता है। आप देखो FII FPI कितना अनस्टेबल होता है, जिसको हम हॉट मनी बोलते हैं ना। तो ये हो सकता है उल्टा पड़ जाए। क्यों? क्योंकि जो बाहर से आने वाले बंदे होंगे, नॉन रेजिडेंट्स होंगे, वो इंस्टेड ऑफ डॉलर लाने के रुपए में ही रखने लग जाएंगे और फिर हो सकता है वो डॉलर सडनली कन्वर्ट कर ले, एक्सटर्नल शॉक लगा दो। तो फिर से हमें कुछ इफेक्टिव पॉलिसी टूल चाहिए होगा, इस बारे में देखना पड़ेगा कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्टिबल करेंसी का हमारे यहाँ रोल रिड्यूस हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में और इससे हमारा रिजर्व एक्विजिशन कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमें क्या हो रहा था, तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए थे, है ना, तो हम कोशिश कर रहे थे डॉलर जितना जितना हो सके उतना आए हमारे देश में, राइट राइट। तो ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ये जो रिजर्व की जो नीड है इसी की कमी हो जाएगी। जैसे अभी हम क्या वरी करते हैं, अरे हमारे यहाँ 6 मंथ का रिजर्व पड़ा हुआ है, इट इज रिड्यूसिंग एवरी डे। BOP क्राइसिस जब हुआ था तो ओनली 20 डेज का हमारे पास US डॉलर पड़ा था इम्पोर्ट के लिए, जो हमें चाहिए $20 का, 20 डेज का पड़ा। अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना मैनेज करने की। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे देश हमारा यूपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रूपी प्रिंट करेंगे, उनको दे देंगे, खरीद लेंगे, राइट। और ध्यान रखो ये चीज हमारे लिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है नुकसान करे, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में फायदा भी कर सकती है। आपको पता होना चाहिए जे कर, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनलाइज हो जाता है रुपी और हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, इनिशियली जो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, है ना, ये आसानी से हम फंड कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना। तो ध्यान रखना ये आराम से फंड हो सकता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हम अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी क्रिएटर कर सकते हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं है, बट डेफिनेटली आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट होल्डिंग ऑफ रुपीज कुड एक्सरबेट पास थ्रू ऑफ external stimulus to domestic financial market, increasing volatility. For example, global risk of phase could lead non-residents to convert their rupee holding and move out of India. I hope ये crystal clear है आपको, है ना, कि मान लो नॉन रेजिडेंट हैं, ये रुपी में अपना पैसा रख रहे हैं, तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को, वो सकता है न मिले, है ना, तो उसके कारण फिर वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एडवर्स कंडीशन होती है या कोई ग्लोबल रिस्क आता है ना, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट वापस से रुपए में कन्वर्ट करेंगे, रुपए को वापस से अपने होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और वापस इंडिया से चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। जुलाई 2022 में RBI ने क्या कहा है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसके लिए मैकेनिज्म ला रहे हैं, RBI लेकर के आ चुकी है, ठीक है। इनेबलिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स इन रुपीज, स्पेशली मसाला बॉन्ड, इसको भी हम खूब पुश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है, इसने भी एक स्कीम लाई है कि भाई देखो डोमेस्टिक करेंसीज को सेटलमेंट के लिए यूज कीजिए एंड वी विल ट्राई टू क्लियर दीज थिंग्स, है ना। तो ये एक अरेंजमेंट है बायलैटरल और अमंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जिससे कि इंपोर्टर्स ऑफ ईच कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी में पे कर सकते हैं और ये एक्सप्लोर करने लायक है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं। अब देखो दोस्तों एक छोटा सा न्यूज है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई होप आपको पता है कि ये जो LAF है आपका मोस्टली रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के थ्रू किया जाता है, रिवर्स रेपो, राइट, है ना। तो आप समझिएगा अभी तक हम इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मोड में थे, बट अभी सडनली न्यूज आई है अक्टूबर 2022 में कि RBI लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, कितने की, करीब 72,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। और ये अप्रैल 2019 के बाद काफी ज्यादा अमाउंट है, और ध्यान रखिए फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रख के शायद ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए बेसिकली इंडियन रुपी काफी ज्यादा वोलेटाइल था एक्सटर्नल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितना कैश अवेलेबल है जो कि बैंक को चाहिए शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझिए कि बाय द एंड ऑफ द डे
अगर अगर आरबीआई से बैंक्स लोन मांग रहे हैं, आरबीआई से बैंक्स लोन मांग रहे हैं, सर प्लीज हमें कुछ पैसा दे दो, वी हैव टू केटर टू दीज पीपल, है ना, तो हम कहते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट में है, लिक्विडिटी कम है, ठीक है, तो हम लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं एज आरबीआई हैज लेंट ओवर ईयर, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर, है ना। और अगर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम आरबीआई को लेंड कर रहा है, ठीक है, आरबीआई को लेंड कर रहा है, तो उस केस में लिक्विडिटी सरप्लस में मानी जाती है। यही जो लिक्विडिटी है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, शॉर्ट टर्म में भी देखोगे, तो इन्फ्लेशन को भी कॉज करती है, ठीक है। तो जब इंजेक्ट करोगे लिक्विडिटी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन घटेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, है ना, लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब या इंजेक्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो टूल है ये नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स इन 1998 में बने थे, ध्यान रखिए नरसिम्हम कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही वाज वन ऑफ द लेजेंडरी पर्सन टू बी फ्रैंक, आप देखिए कि मार्वेलस टास्क है बैंकिंग में, ठीक है, नरसिम्हम के। की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है इसके दो कंपोनेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया, रीपर्चेज ऑर्डर, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रिवर्स रेपो, है ना, तो रिवर्स रीपर्चेज ऑर्डर, ठीक है। तो बैंक को जब लिक्विडिटी अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई के पास जाएगी और लोन मांगेगी, है ना, तो जब आरबीआई लोन देगी तो किस पे देगी, रेपो रेट पे देगी, रेपो रेट पे देगी, ध्यान रखिएगा। और जब बैंक ज्यादा मतलब उनके पास फंड रहेगा तो आरबीआई के पास रखेंगे, तो रिवर्स रेपो पे देंगे, रिवर्स रेपो पे, ठीक है, तो उनको आरबीआई इंटरेस्ट देगी बाय यूजिंग रिवर्स रेपो मैकेनिज्म, इज इट क्लियर, है ना। ध्यान रखिए वेरियस बैंक्स जो होते हैं ये एलिजिबल सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल यूज करते हैं रेपो एग्रीमेंट में पैसा लेने के लिए, ठीक है। अगर मान लो सिक्योरिटीज इनके पास नहीं है तो एमएसएफ के तहत लोन मिलेगा, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन मिलेगा, जिस पे थोड़ा सा ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, ठीक है। So transaction of liquidity adjustment facility takes place via an auction at the set time of the day. Is it clear? Yes, my dear friends, उसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया जाना है। आई एम अगेन वेरी वेरी मच सॉरी फॉर बीइंग इररेगुलर, बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्लीज कीप शेयरिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस, और हमारे वॉच टाइम बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए, ज्यादा मात्रा में देखिए, ठीक है। तो दैट विल बी ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू अस एज ऑफ नाउ, and really thank you for being with us and supporting us continuously. We are really grateful to you all. Thank you and have a great day ahead. Bye bye.